साल 2004 से 2010 रियल मैड्रिड के हिस्ट्री का एक ऐसा फेज जहां पे ऐसा लग रहा था कि भाई जो भी करो सब कुछ ही गलत जा रहा है। ये फेज उस टाइम पे जाना जाता था एज द बर्नाबेउ कर्स। By becoming the first English club ever to beat Real Madrid on their own stately patch in the पूरे कहानी को समझने के लिए हमें 2004 के रियल मैड्रिड में जाना होगा। 2004 का रियल मैड्रिड गैलेक्टिकोस से भरा हुआ था। फॉर एग्जांपल जिडान, बेकहैम, रोनाल्डो, लुइस फिगो और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हु वर सपोज टू डोमिनेट यूरोप। लेकिन यूरोप तो दूर की बात है, 2004 के यूसीएल के राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड खेल रही थी एस मोनाको के अगेंस्ट। एस मोनाको को रियल मैड्रिड अपने होम पे 4-2 के स्कोर लाइन से हरा देती है, लेकिन ऑन देयर होम इन द सेकंड लेग एस मोनाको रियल मैड्रिड को एक शॉकिंग 3-2 के स्कोर लाइन से हराती है एंड यूसीएल से बाहर निकाल देती है। इसके बाद 2005 में मिलता है और एक अर्ली एग्जिट। इस बार रियल मैड्रिड जुवेंटस को फेस कर रही थी यूसीएल के राउंड ऑफ 16 में। इस बार भी रियल मैड्रिड अपने होम पे जुवेंटस को 1-0 के स्कोर लाइन से हराती है, लेकिन जुवेंटस अपने होम पे फिर से रियल मैड्रिड को 2-0 के स्कोर लाइन से हरा देती है एंड फिर से यूसीएल से बाहर निकाल देती है। इसके बाद रियल मैड्रिड के फैंस और पंडित्स एक कर्स के बारे में बात करना चालू करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से रियल मैड्रिड जैसा इतना टैलेंटेड टीम हर साल यूसीएल के राउंड ऑफ 16 से कैसे बाहर आ रही है। इसके बाद 2006 में बाड़ी थी आर्सेनल की। आर्सेनल भी राउंड ऑफ 16 में रियल मैड्रिड को बर्नाबेउ में जाके वहां पे उनको 1-0 के स्कोर लाइन से हराती है एंड फिर अपने होम पे एक आराम से एक ड्रॉ निकाल लेती है। एंड इसके बाद रियल मैड्रिड इस साल भी यूसीएल में राउंड ऑफ 16 से फिर से एलिमिनेट हो जाती है। 2007 में बायर्न म्यूनिख ने ये ट्रेंड राउंड ऑफ 16 में फिर से कंटिन्यू किया। ऑल्दो रियल मैड्रिड ने अपने होम पे बायर्न को 3-2 के स्कोर लाइन से हरा दिया था, लेकिन बायर्न ने अपने होम पे रियल मैड्रिड को 2-1 के स्कोर लाइन से हरा दिया एंड फिर से यूसीएल से बाहर निकाल दिया। 2008 में ऑल्दो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन चीज़ें और भी बदतर हो गई, क्योंकि इस बार एएस रोमा ने रियल मैड्रिड को दोनों ही लेग्स में राउंड ऑफ 16 के 2-1 के स्कोर लाइन से हरा दिया। Se acabó la eliminatoria, se acabó todo este año en la Champions para el Real Madrid। 2009 में शायद इस कर्स का सबसे लोएस्ट पॉइंट आया जब रियल मैड्रिड लिवरपूल को फेस कर रही थी राउंड ऑफ 16 में। अपने होम पे लिवरपूल ने मैड्रिड को 5-0 के स्कोर लाइन से हराया एंड इस बार भी रियल मैड्रिड राउंड ऑफ 16 में ही रह गई। इस पॉइंट तक प्रेशर और साइकोलॉजिकल बर्डन इतना बढ़ गया था कि प्लेयर्स की बात तो छोड़ दो, रियल मैड्रिड के फैंस भी इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे। लेकिन खुशी की बात यह थी कि 2010 का सीजन इस कर्स का फाइनल सीजन था, जहां पे रियल मैड्रिड राउंड ऑफ 16 में इस बार लियोन को फेस कर रही थी। अब पहला लेग अवे मैच था, जहां पे रियल मैड्रिड एक 1-1 के स्कोर लाइन से ड्रॉ कर लेती है एंड सेकेंड लेग में रियल मैड्रिड बर्नाबेउ में 1-0 के स्कोर लाइन से हार जाती है एंड इस बार भी वो यूसीएल में राउंड ऑफ 16 से बाहर हो जाती है। Space opens up for him, a little Topa goal, what a wonderful goal! 2010 से आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये रफ फेज आया क्यों। रीजन नंबर 1, हाई एक्सपेक्टेशंस। मैंने वीडियो के शुरू में ही ये डिस्कस किया था कि रियल मैड्रिड के 2004 का टीम एक गैलेक्टिकोस से भरा हुआ टीम था एंड इसीलिए इस टीम से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा थे एंड शायद यही एक्सपेक्टेशंस एक प्रेशर में कन्वर्ट हुआ जो प्लेयर्स सही तरीके से ले नहीं पाए। एंड रियल मैड्रिड ने ऑलरेडी 2002 तक 9 यूसीएल्स जीत लिए थे, सो यू कैन ऑलरेडी इमेजिन कि वर्ल्ड के बेस्ट क्लब पे खेलने का प्रेशर कुछ और ही होता है। एंड उसके बाद अगर तुम्हारी टीम में इतने सारे गैलेक्टिकोस हो तो फिर तो प्रेशर भी दूसरे लेवल पे होता है। नंबर 2, मैनेजरियल इंस्टेबिलिटी। इसी दौरान रियल मैड्रिड में बहुत सारे मैनेजरियल चेंजेस किए गए एंड इसीलिए शायद टीम एक कंटिन्यूअस और स्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं रह पाई। हर एक मैनेजर का एक अलग अलग प्लेइंग स्टाइल था, लेकिन कोई भी प्लेइंग स्टाइल इस कर्स को बीट नहीं कर पाया। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। रियल मैड्रिड के उस टाइम का टीम आज के टीम की तरह
इतना तगड़ा नहीं था। ऑल्दो उस टीम में बहुत सारे गैलेक्टिकोस थे, लेकिन फिर भी वो टीम टैक्टिकली इतना साउंड और सॉलिड नहीं था। एंड इसीलिए उस टाइम के उनके जो ऑपोजिशंस थे, फॉर एग्जांपल लिवरपूल, जुवेंटस, बायर्न, आर्सेनल, ये सारे टीम्स उस टाइम के कंपैरिजन में रियल मैड्रिड से बहुत अच्छे टीम्स थे एंड वो टैक्टिकली बहुत साउंड थे एंड इसीलिए वो रियल मैड्रिड के हर एक वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर पा रहे थे। लेकिन कर्स को ब्रेक करने के लिए 2010 में एक नया अप्रोच लिया जाता है जब रियल मैड्रिड जोसे मोरिनियो को एज अ नया मैनेजर अपॉइंट करती है। जोसे मोरिनियो के अंडर ये टीम पूरी तरीके से टोटली रीस्ट्रक्चर और एक नया अप्रोच लेती है, उनको एक नया विजन मिलता है एंड इसके बाद उसी साल में रियल मैड्रिड यूसीएल के सेमीफाइनल्स में जाती है 7 साल के बाद। रियल मैड्रिड ने 9th यूसीएल 2002 में जीता था एंड उन्हें 12 साल लग गए 2014 में अपना 10वां यूसीएल जीत के ला डेसिमा कंप्लीट करने के लिए। ऑल्दो उस टाइम पे रियल मैड्रिड के मैनेजर जोसे मोरिनियो ने ही कार्लो एंसेलोटी थे, लेकिन 2014 के बाद भी रियल मैड्रिड ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा क्योंकि आज के डेट में रियल मैड्रिड के पास 15 यूसीएल है। तुम ही सोचो कि जिस टीम को 12 साल लग गए 9th यूसीएल से 10th यूसीएल आने के लिए, वो टीम पिछले 10 साल में 6 बार यूसीएल जीत चुकी है एंड नो डाउट रियल मैड्रिड इज द फादर ऑफ यूसीएल। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि इवन द ग्रेटेस्ट टीम्स हैव द टफेस्ट फेजेस, बट व्हाट मेक्स अ टीम ग्रेट इज नॉट द फेज बट हाउ दे ओवरकम फ्रॉम इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। Until the next time, I will see you guys again. Take care. Bye.